जोहार दोस्तों, आप सबका सरल पाठशाला का जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो पेपर 5 है इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी का जो है इंडियन इकोनॉमी का दूसरा क्वेश्चन। और अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपका सीधा हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, भारत कृषि पर WTO के प्रभाव का विस्तृत चर्चा करें। इस क्वेश्चन को जो हम लोग आज समझेंगे पूरा, इसका डिटेल जो नोट्स आपको यहाँ से मिलेगा। आप लोग आराम से धीरे धीरे करके लिखने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों ये पूरा जो है 6 जेपीएससी का अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीए, पॉलिटी और अभी स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक में आएंगे। जैसे हमारा 6 जेपीएससी कंप्लीट होगा फिर हम लोग आएंगे 7 to 10 में, फिर 11 जेपीएससी में। इस तरह के जितना भी जेपीएससी में एग्जाम हुआ है आंसर राइटिंग का सेशन, वो सब आपके बीच में धीरे धीरे आने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो आपका इकोनॉमिक्स का सेशन था, इसमें पहला क्लास में पूरा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करंट डेटा के साथ हम आपके बीच लाए थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर बहुत ही लाभदायक है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये हम लोग सेशन में ये स्टार्ट किए थे कि हाल ही में भारत विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों की विस्तृत चर्चा कीजिए। इस तरह करके यहाँ जितना सारा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इस सब क्वेश्चन का हम धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग करवाने वाले दोस्तों। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यहाँ से आपको किस तरह का फायदा हो रहा है। और झारखंड के जिस भी कोने से हैं आप अपना नाम और झारखंड में जहाँ से भी हैं लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि हम जान पाएँ कि आप लोग झारखंड में कहाँ से जो हैं और मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आपका एक कमेंट हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरता है, तो ज़रूर करें। और इसको पहले समझते हैं कि सिलेबस में ये कहाँ दिया टॉपिक। सिलेबस बहुत जरूरी है। हमेशा 4-5 पेज का सिलेबस आप प्रिंट आउट निकाल कर रखिए, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। अब देखिए यही आपका जो है पेपर 5 है। अब पेपर 5 में ना हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे हिंदी वाला में कि भारत कृषि पर WTO के प्रभाव का विस्तृत चर्चा करें। अभी कहाँ पे देखिए यहीं पे है आपका, आइएगा ना, भारत अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्षण सेक्शन ए में आइएगा, लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 ही सबसे बड़ा है। और यहीं पे दिया WTO और कृषि, WTO और कृषि, यहीं पे ये क्वेश्चन है, यहीं से निकाला हुआ है। और जो आपका पहला क्वेश्चन था, जब हम इसका आंसर राइटिंग हम आपको करवा चुके थे, ये भी आपको हम दिखाते हैं सिलेबस में कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा। देखिए ये ना यहाँ पे है सबसे अंतिम में। अब जाइएगा सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए का सबसे लास्ट में आइएगा, भारत व्यापार की संरचना और दिशा। इससे ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जो टॉपिक है, यदि आप टॉपिक कंप्लीट कर लिए ना तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अदरवाइज यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, यहाँ आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को ही कवर करना है। और हमेशा जानिए करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चलता है वही टॉपिक जो है हमेशा आंसर राइटिंग में पूछता है। तो थोड़ा दिमाग में लगाइएगा किस तरह करंट अफेयर्स में चल रहा है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो है ना हमेशा मिल जाएगा। पिछला बार जो है बजट पूछा था, हम सब करवाएंगे यहाँ। टोटल आप सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन आया, हम 8 करवा देंगे। अब देखिए 12 यहाँ लेसन ही है, हम आपको 8 करवा देंगे, यानी 8 टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। यानी 50-60% तो आपका ऐसे सिलेबस कवर हो जाएगा। बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो मॉडल आंसर राइटिंग करवाएंगे ना, तो मॉडल आंसर राइटिंग से सब खत्म हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जो है काम करते हैं, अगबकाना नहीं है। जो बिल्कुल नए हैं आराम से स्टार्ट कीजिएगा, अगबकाना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये जो आंसर राइटिंग का सेशन है जो हम कर रहे हैं, देखिए इसके लिए ना बता रहे हैं बुक क्या है। अब देख पा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का बुक है, ये रमेश सिंह जी का किताब है। ये एक किताब है। दूसरा थोड़ा बहुत तो एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ता है। और तीसरा जो है आपका लाल एंड लाल का एक आता है इकोनॉमिक्स, उससे किए थे। और चौथा जो है आपका दृष्टि IAS का किताब आता है, उससे बहुत सारा फैक्ट हम लेने का प्रयास किए थे। और इस तरह करके ना पूरा जो है आंसर राइटिंग को कंप्लीट किया गया है। तो इस आंसर राइटिंग में हम लोग पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय, फिर सॉरी यहाँ पे आना होगा, तो उसका था पिछला क्वेश्चन का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे WTO का भारत कृषि पर प्रभाव, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उस पॉइंट को हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर नकारात्मक जो प्रभाव है उसको हम लोग डील करेंगे अच्छा तरीका से। उसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सुझाव, आगे की राह, वे फॉरवर्ड, ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और अंतिम कड़ी में होगा कंक्लूजन। तो इस तरह करके आप देख पा रहे होंगे पूरा आंसर राइटिंग। पहला में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे हम लोग इसका इम्पैक्ट, प्रभाव। पहला नंबर सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तो 3 यहाँ पे पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। फिर चौथा जो इसमें आगे होगा, आगे की राह, वे फॉरवर्ड, और अंतिम कड़ी होगा निष्कर्ष।
तो इस तरह करके हम लोग पूरा आंसर राइटिंग को क्लियर करेंगे। अब जानते हैं ये आंसर राइटिंग नहीं है, एक तरह से नोट्स भी है। यदि आप इसी को नोट्स बना लीजिएगा ना तो आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा और आपका एक तरह नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन। तो भारत कृषि पर WTO के प्रभाव का विस्तृत चर्चा करें, यही है आपका। अब देखिए इसमें है इंट्रोडक्शन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब देखिए यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि कृषि से रिलेटेड है, इसलिए सब दिमाग रखा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 50 से 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। आज भी आप देख पा रहे होंगे 50 से 60% जनसंख्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत की कृषि ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे भारत 1947 में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, तो उसके जो है अनेक उतार चढ़ाव होता है। कौन क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तकनीकी प्रगति और सरकारी नीतियों के प्रभाव ने इसकी दिशा निर्धारित की। क्या है? हरित क्रांति आया, फिर क्या? श्वेत क्रांति आया, तकनीकी प्रगति हुआ और बहुत सारे जो है सरकारी नीति जो आया उसका प्रभाव ने इसकी दिशा निर्धारित की। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग WTO में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हैं। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन ने WTO के स्थापना के साथ वैश्विक व्यापार का एक नया युग प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? WTO का स्थापना जैसे ही होता है जनवरी 1995 में, तो होता है वैश्विक व्यापार का एक नया युग प्रारंभ होता है। WTO का इसके सदस्य तथा अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी प्रभाव पड़ा। अब देखिए ये हो गया पूरा आपका इंट्रोडक्शन। क्या हो गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जो है आबादी लगभग 50 से 60% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय कृषि ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तकनीकी प्रगति और सरकारी नीतियों के प्रभाव ने इसकी दिशा निर्धारित की है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के स्थापना के साथ वैश्विक व्यापार का एक नया युग प्रारंभ हुआ। WTO का इसके सदस्य तथा अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी प्रभाव पड़ा। अब ये हो गया हमारा क्या? इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीधा जो मेन बॉडी है प्रभाव, इम्पैक्ट, इसमें हम आएंगे। अब देखिए यहाँ पे WTO का भारतीय कृषि पर प्रभाव, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरा क्या? नकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ हम लोग आएंगे सीधा जो है इसका जो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि पर WTO का सकारात्मक प्रभाव। पहला नंबर में क्या है? तो कृषि निर्यात में वृद्धि। दूसरा में क्या है? गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन और मानकीकरण। तीसरा में क्या है? विदेशी निवेश की संभावना। चौथा में क्या है? तकनीकी नवाचार और जागरूकता। और अंतिम 5वां में क्या है? प्रतिस्पर्धा में सुधार। यानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पहला नंबर जो पॉइंट है आपका कृषि निर्यात में वृद्धि। दूसरा में क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और मानकीकरण। तीसरा में क्या है? विदेशी निवेश की संभावना। चौथा में क्या है? तकनीकी नवाचार। और अंतिम में क्या है? प्रतिस्पर्धा में सुधार। अब देखिए पहला नंबर हम लोग पॉइंट यहाँ पे डील करने वाले हैं, कृषि निर्यात में वृद्धि। किसमें? तो कृषि निर्यात में वृद्धि। WTO के गठन के बाद भारतीय कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले, तंबाकू, चावल, समुद्री उत्पाद, फल, सब्जियां के निर्यात में वृद्धि हुई है। WTO के गठन के बाद यानी 1995 के बाद भारतीय कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले, तंबाकू, चावल, समुद्री उत्पाद, फल, सब्जियां के निर्यात में क्या है? वृद्धि हुई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाई है। अब देखिए इसको ना थोड़ा सा फ्रेमिंग करके लिख दिया गया है। उदाहरण स्वरूप बासमती चावल, आम, मसाले और जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ी। जो भारत में जो होता है ना बासमती चावल, आम, मसाला और जो जैविक उत्पाद होता है उसकी वैश्विक मांग क्या है? बढ़ा है। ये पहला पॉइंट था। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और मानकीकरण। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और मानकीकरण। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय किसानों और कृषि उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, स्वच्छता एवं फाइटोसैनिटरी उत्पादों को सुधारना पड़ा। क्या हो जाए? वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय किसानों और कृषि उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है, पैकेजिंग, स्वच्छता एवं फाइटोसैनिटरी उत्पादों को सुधारना पड़ा। किसके कारण? गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और मानकीकरण के कारण। इससे कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन
बढ़ा। जैसे क्या होता है, WTO आता है तो क्या करता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और मानकीकरण को ध्यान में रखता है। इससे क्या होता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण भारत के किसानों और कृषि उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, स्वच्छता एवं फाइटोसैनिटरी उत्पादों को सुधारना पड़ता है। अब नहीं सुधारेगा तो क्या होगा कि जो है डिमांड नहीं होगा विश्व में। अब विश्व में डिमांड नहीं होगा तो हमारा किसान जो है निर्यात नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है कि उसको सुधारना पड़ा। क्या क्या चीज़, तो उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी। इससे कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण बढ़ा, माने स्टैंडर्ड जो हमारा जो है बढ़ गया कृषि उत्पाद का। तीसरा नंबर में क्या, विदेशी निवेश में संभावना। विदेशी निवेश में संभावना, WTO के बाद कृषि से संबंधित क्षेत्रों, WTO के बाद कृषि से संबंधित क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कृषि विपणन, बीज उत्पादन में विदेशी निवेश यानी FDI के अवसर बढ़े। इससे ग्रामीण अवसंरचना में सुधार हुआ। क्या हो गया, जैसे ही विदेशी निवेश की संभावना बढ़ी, किस कारण से, WTO का स्थापना होता है। उसके बाद कृषि से रिलेटेड क्षेत्र जो था, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कृषि विपणन, बीज उत्पादन में विदेशी निवेश यानी FDI के अवसर बढ़े। इससे ग्रामीण अवसंरचना में सुधार हुआ। जैसे ही ये सब कहाँ लगेगा, ग्रामीण एरिया में लगेगा। अब जिस एरिया में लगेगा ना फूड प्रोसेसिंग, आपका स्टोरेज वगैरह, तो कहाँ वहाँ के लोग डेवलप करेंगे, तो ग्रामीण अवसंरचना क्या हुआ, विकास हो गया। अब देखिए अगला जो पॉइंट है 4th नंबर, तकनीकी नवाचार और जागरूकता। तकनीकी नवाचार और जागरूकता, वैश्विक व्यापार के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और किसान नई तकनीकों से परिचित हुए। वैश्विक व्यापार के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और किसान नई तकनीकों से परिचित हुए। आधुनिक बीज, सिंचाई पद्धतियाँ, जैविक खेती और डिजिटल कृषि जैसों का विकास हुआ। क्या हो गया कि तकनीकी नवाचार और जागरूकता बढ़ा। इसमें क्या हो गया कि आधुनिक बीज, सिंचाई पद्धतियाँ, जैविक खेती और डिजिटल कृषि जैसों का विकास हुआ। ये जैविक खेती जरूर लिखिएगा हमेशा। अभी जो है ना, ये जैविक खेती हमेशा डिमांड में रहता है, तो जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, जहाँ भी एग्रीकल्चर आएगा, कृषि आएगा, तो इसको ना जरूर लिखिएगा आप लोग। तो ये 4 पॉइंट हो गया। अब अगला नंबर जो पॉइंट है 5वां नंबर, प्रतिस्पर्धा में सुधार। किसमें सुधार, तो प्रतिस्पर्धा में सुधार। WTO के सख्त स्वच्छता मानकों यानी SPS को अपनाने से भारत के बासमती चावल, मसालों और समुद्री उत्पादन गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की साख बढ़ रही। क्या हो गया, WTO के सख्त स्वच्छता मानकों को अपनाने से भारत के बासमती चावल, मसालों और समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की साख बढ़ रही है। अब देखिए ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट। हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े, तो इंट्रोडक्शन पढ़े, फिर क्या किए कि इसका 2 पॉइंट था, पॉजिटिव और नेगेटिव, मेन बॉडी क्वेश्चन का था, तो इसमें हम लोग पढ़ लिए इसका क्या, पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव, 5 पॉइंट में डील कर दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, WTO का भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या क्या पढ़ा। अब देखिए 6 पॉइंट यहाँ पे है, कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, सब्सिडी पर दबाव, छोटे और सीमांत किसानों पर असर, जैविक संपदा और पेटेंट अधिकारों की समस्या, खाद्य सुरक्षा पर खतरा और पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। ये आपका 6 पॉइंट है। अब 4-5 भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपका स्पीड है उसके हिसाब से इसको आप काम कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिख दिए हैं ताकि आपके पास पॉइंट जो है ज़्यादा रहे, कलेक्शन ज़्यादा रहे, तो आप इसमें 4-5 पॉइंट भी लिखिएगा तो वो काम हो जाएगा। पहला नंबर में क्या है, कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, सब्सिडी पर दबाव, छोटे और सीमांत किसानों पर असर, जैविक संपदा और पेटेंट अधिकारों की समस्या, खाद्य सुरक्षा पर खतरा और पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव, ये पढ़ेंगे हम लोग। अब पहला नंबर में क्या है, सब्सिडी पर दबाव, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। सब्सिडी पर दबाव, WTO के नियमों के तहत सरकार किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियों जैसे उर्वरक, बिजली, बीज, सिंचाई पर सीमाएं तय करता है। इससे भारत जैसे विकासशील देश में किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विकसित देश अपने किसानों को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत बड़ी सहायता देते हैं, जबकि भारत जैसे अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती है। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट में क्या हो गया, सब्सिडी पर दबाव। इसमें क्या होता है कि WTO के नियमों के तहत सरकार किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियों जैसे उर्वरक, बिजली, बीज, सिंचाई पर सीमाएं तय करता है। अब तय करने से क्या हो गया कि जो बड़े बड़े कंट्री है, डेवलप कंट्रीज, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, उन लोग जो है अपने किसान को ज़्यादा देगा सब्सिडी और हम लोग कम दे पाएंगे। अब समझिए बात को कि हम लोग यहाँ पे 1 केजी चावल उपजाने में
सपोज दैट 50 रुपया लगा, और जो चीन अमेरिका में उसको जाने में आपका वहाँ 50 रुपया लगा, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट वहाँ 50% क्या कर दी कि सब्सिडी दे दी, यानी किसान को कितना खर्चा हुआ, 25 रुपये हुआ। 25 रुपये कौन दिया, तो गवर्नमेंट दिया। अब कोई भी किसान ना 50 रुपये में उपजा के 50 में बेचेगा नहीं, लेकिन वहाँ क्या करेगा अमेरिका और चाइना, वो 50 में ही बेच देगा। अब हम लोग 50 में नहीं बेच पाएंगे ना, हम लोग 60-70 जो है या 80 बेचेगा किसान। अब इससे क्या होता है कि उन लोगों का वैश्विक डिमांड जो है बढ़ जाता है और भारत का घट जाता है। कई लोगों को लगता है कि भाई हम 50 में ही तो हमको मिल रहा है, हम 70 रुपये क्यों देंगे, तो ये थोड़ा सा ना हम लोग जो पीछे रह जाते हैं। इससे भारत जैसे विकासशील देश में किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विकसित देश अपने किसानों को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत बड़ी सहायता देते हैं, जबकि भारत जैसी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा में क्या है, कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। क्या है, कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। WTO के कारण विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। क्या है, WTO के कारण विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इससे भारतीय किसानों को सस्ते विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। वही आपको पता है ना कि वहाँ पे चावल 50 रुपये के जी है और यहाँ भी आपका जो है 50 रुपये है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट 25 रुपये सब्सिडी दी है, यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हमेशा जो किसान जो बेचेगा चावल वो महंगा होगा, जबकि वहाँ का जो प्रोडक्शन होगा तो सस्ता होगा। यही रीजन है। WTO के कारण विदेशी कृषि उत्पाद भारत बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इससे भारत किसानों को सस्ते विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अब हम ही को चावल का कोई देगा 50 रुपये, यहाँ का मिलेगा 60 रुपये, तो हम 50 रुपये का ही देंगे ना। तो ये सब थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए उदाहरण स्वरूप क्या है। उदाहरण स्वरूप USA, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अधिक सब्सिडी प्राप्त उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दामों में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या हो गया, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अधिक सब्सिडी प्राप्त उत्पाद भारत बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाते हैं। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, खाद्य सुरक्षा पर खतरा। किस पे, तो खाद्य सुरक्षा पर खतरा। WTO के नियमों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जैसी योजनाएं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्सपोर्ट मानी जाती है। क्या है कि WTO के नियमों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। आपको बताना ना कि भारत सरकार के द्वारा MSP की शुरुआत कब की है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत सरकार के द्वारा MSP की शुरुआत कब की गई थी। चलिए, जैसी योजनाएं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्सपोर्ट मानी जाती है, इससे भारत की खाद्य सुरक्षा नीति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहता है। ये आपका क्या था, थर्ड पॉइंट था। अब समझिए चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, छोटे और सीमांत किसानों पर असर। छोटे और सीमांत किसानों पर असर। भारत कृषि का अधिकांश हिस्सा छोटे किसानों के हाथ में है। अब जानते होंगे कि भारत में जो है 1 हेक्टेयर से कम जो किसान होते हैं उसको छोटे या सीमांत किसान कहा जाता है, और उसी की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत कृषि का अधिकांश हिस्सा छोटे किसानों के हाथ में है। इनकी उत्पादन लागत अधिक और तकनीकी पहुंच कम है। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लागत बहुत ज़्यादा हो जाता है और तकनीकी पहुंच बहुत कम है। हम लोग बहुत पीछे हैं। आज भी जो है 2-4 जो है स्टेट के बात हम लोग नहीं करें, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी का थोड़ा बहुत हिस्सा हो गया, तो उन लोग जो है ना कृषि में आपका जो है तकनीकी पहुंच हो चुका है। अदरवाइज जितना भी अब देखिए झारखंड हो गया, बिहार हो गया, और भी जो है पूर्वोत्तर स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये सब जो है राजस्थान हो गया, वहाँ पे क्या है कि कृषि का प्रोडक्शन में ना अधिक खर्चा होता है और तकनीकी पहुँच कम है। WTO के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इन किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्या हो जाएगा, छोटे और सीमांत किसान पर असर। भारतीय कृषि का अधिकांश हिस्सा छोटे किसानों के हाथ में है। इनकी उत्पादन लागत अधिक और तकनीकी पहुंच क्या है, कम है। WTO के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इन किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट जो है, जैविक संपदा और पेटेंट अधिकारों की समस्या। क्या है, जैविक संपदा और पेटेंट अधिकारों की समस्या। WTO के तहत ट्रिप्स, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, WTO के तहत ट्रिप्स एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका फुल फॉर्म आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखने का मतलब है कि आपको जो है नॉलेज रहेगा कि ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट लागू हुआ, जिसके कारण बीजों, पौधों और जैव संसाधनों पर पेटेंट अधिकारों का मुद्दा उभरा। क्या है कि जिसके कारण जो है बीजों, पौधों और जैव संसाधनों पर पेटेंट अधिकारों का मुद्दा उभरा। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत पारंपरिक बीजों
ज्ञान पर नियंत्रण स्थापित करने लगी। क्या हो गया कि जैसे WTO के तहत ट्रिप्स एग्रीमेंट आता है, लागू होता है, जिसके कारण जो बीज हो गया, पौधे हो गया और जैव संसाधन पर पेटेंट अधिकार का मुद्दा उभरा। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत पारंपरिक बीजों ज्ञान पर नियंत्रण स्थापित करने लगी। उदाहरण के लिए बासमती चावल और नीम पर पेटेंट विवाद। आप जानते होंगे कि बहुत साल पहले हमारा जो नीम था उसमें हमारा अधिकार नहीं था, बासमती चावल पर अधिकार नहीं था, ये जो आपका अमेरिका ले लिया था। तो इस तरह करके आपको समझना पड़ेगा। अगला है पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। अगला क्या है तो पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। अब यह समझना पड़ेगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किसान अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जल संरक्षणों पर अत्यधिक उपयोग करने लगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ा। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे होंगे पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। इससे क्या हो गया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब हम लोग विश्व से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। में किसान अधिक उत्पादन के लिए, अब जैसे हमको प्रोडक्शन अधिक चाहिए तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा जो है उर्वरक यूज करेंगे, कीटनाशक का यूज करेंगे, जल पानी के ज़्यादा यूज करेंगे। अब इससे क्या होगा, अत्यधिक उपयोग करने लगे, जिससे क्या होगा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ा। अब देख रहे होंगे झारखंड में भी जो है अब मिट्टी का जो है लेवल जो है उर्वरता शक्ति कम हो गया है। हम लोग केंचुआ का मात्रा कम हो गया, खेत में पहले बहुत सारा मछली मिल रहा था, वो आजकल मछली नहीं मिल रहा है। आपका कछुआ हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता था, वो कछुआ नहीं मिल रहा है। अब जाइएगा, पहले हम लोग खेत जाते थे तो इतना सारा मछली मिलता था कि मत पूछिए, अब मछली आपको देखने तक ना मिलेगा। तो किसके कारण, रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग करने के कारण क्या वो धीरे धीरे लुप्त होने लगे। अब देखिए ये तो हो गया आपका जो है भूमिका हो गया पहला नंबर में। फिर इसका हम लोग पढ़ें सकारात्मक प्रभाव, फिर इसका पढ़ें हम लोग नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट, और जो है यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अब इसका वे फॉरवर्ड, आगे की राह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सब कर लिए ना तो आपका आंसर राइटिंग जो है औरों कंपेयर में बहुत ऊपर लेवल में चला जाएगा। तो ये सब को लिखना जरूर है, और ज़्यादा नहीं लिखना, 3 4 या 5, हमेशा 4 लिखिएगा या मैक्सिमम 5 लिखिएगा। अब ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, रणनीतिक नीति। भारत को WTO के नियमों का पालन करते हुए घरेलू किसानों और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। क्या करना होगा, भारत को WTO के नियमों का पालन करते हुए घरेलू किसानों और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, लक्षित सहायता कार्यक्रम। क्या है, लक्षित सहायता कार्यक्रम। छोटे और सीमांत किसानों के लिए लक्षित सहायता कार्यक्रम और मजबूत सुरक्षा जाल की आवश्यकता है। क्या, छोटे और सीमांत किसानों के लिए लक्षित सहायता कार्यक्रम और मजबूत सुरक्षा जाल की आवश्यकता है। थर्ड में क्या है, कृषि अनुसंधान। कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश से उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे ही कृषि में क्या होगा कि अनुसंधान बढ़ेगा तो किसानों को और लाभ होगा। तो कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश से उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, वैश्विक वार्ताओं में भागीदारी। किसमें, वैश्विक वार्ताओं में भागीदारी। WTO में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं की वकालत करने और विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने के लिए भारत को सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ेगा। WTO क्या करता है कि जो आपका विकसित देश है उसकी पैरवी करता है, और जो विकासशील देश है उसको जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो WTO के निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं की वकालत करने और विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने के लिए भारत को सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ये होगी आपका क्या, आगे की राह। तो आप देख रहे होंगे कि आपका पहला नंबर में हम लोग क्या पढ़ें, इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ें इसका मेन बॉडी में इसका सकारात्मक प्रभाव, फिर पढ़ें इसका क्या, नकारात्मक प्रभाव, फिर क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए क्या किए, आगे की राह। जो आपका विचार है, जब आप ऑफिसर बनिएगा ना तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि आपका विचार क्या, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं। तो ये अधिकारी बनने का गुण है, वे फॉरवर्ड, आगे की राह या सुझाव, ये आपको अधिकारी बनने वाला क्वालिटी डेवलप करता है। अब देखिए निष्कर्ष, यही आपको यहाँ पे लिखना औरों से बेहतर। निष्कर्ष हमेशा प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन और आपका विचार, ये तीनों का ना जो है सामंजस्य स्थापित करके आपको निष्कर्ष को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, निष्कर्ष में WTO ने भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या, WTO ने भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए पॉजिटिव फैक्ट में चल रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और निर्यात के अवसर बढ़े हैं, किंतु साथ ही, अब देखिए क्या किया हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव में भी लिखे हैं, इसका सकारात्मक जो है वर्ड्स हम लोग लिखते हैं। WTO ने भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और निर्यात के अवसर बढ़े, किंतु
साथ ही इसने भारत किसानों को कई चुनौतियों का सामने ला खड़ा किया। क्या क्या चुनौती है? जैसे सब्सिडी पर नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा पर दबाव और विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ क्या है, नेगेटिव लिख दिया और यहाँ पॉजिटिव भी आ गया, दोनों काम हो गया। इसीलिए भारत के लिए आवश्यक है, अब सुझाव यहाँ पे आ गया, इसीलिए भारत के लिए आवश्यक है कि WTO में रहते हुए अपने किसानों के हित में सोचे। अभी हो गया आपका थॉट, क्या है हो गया यहाँ पे निष्कर्ष में, WTO ने भारत की कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और निर्यात के अवसर क्या हो गए हैं, बढ़े हैं। किंतु साथ ही इसने भारत किसानों को कई चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया है, जैसे सब्सिडी पर नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा पर दबाव और विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा। इसीलिए भारत के लिए आवश्यक है कि WTO में रहते हुए अपने किसानों के हित में सोचे। अब जानते हैं ये पूरा आपका आंसर राइटिंग ना एक आइडल आंसर राइटिंग हो गया। अब इस तरह लिखिएगा आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि हमेशा करंट अफेयर्स नहीं डाला जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ाए थे आपको यहाँ पे, विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में परिवर्तन, ये जो है ना यहाँ पे आप करंट अफेयर्स यहाँ हम डाले थे बहुत सारा फैक्ट। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, यूट्यूब में अपलोड किया गया इसको। अब इसमें बहुत सारे जो हम करंट अफेयर्स को डाल दिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन का डिमांड था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्वेश्चन का डिमांड उस तरह नहीं है। पूछा है कि प्रभाव क्या है, तो प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों लिख दिया गया। अब दोस्तों ये तो हो गया आंसर राइटिंग कंप्लीट। अब जो अगला आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग मिलेगा वो आपको हम पहले बोल दे रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ के रख लें तो और बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ये आपको मिलेगा ना, अगला जो क्लास होगा इसमें मिलेगा आपका सेक्शन जो है 3rd नंबर है। पहला नंबर में क्या था, ऑब्जेक्टिव, फिर सेकंड में आपका 2 क्वेश्चन था सेक्शन A का। देखिए आपको यहाँ हम बता भी दे रहे हैं, देखिए ऐसा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ सबको समझ नहीं आ भी रहा होगा तो यहाँ समझ में, देखिए ये ना आपका पेपर 5 है, आप देख पा रहे होंगे। पेपर 5 में सेक्शन A, यहाँ से 2 क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब यहाँ ना सेक्शन B, टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारत विकास की रणनीति, यहाँ से 2 क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यही से आपका देखना टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति। अब इस टॉपिक से ये जो B नंबर सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, इतना दूर तक B नंबर है, तो ये B नंबर से ना 2 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन हम करवाएंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग आएंगे सेक्शन यहाँ पे C में, फिर आएंगे हम आपका झारखंड वाला में सेक्शन D में। आपको यहाँ पे लिखना है, आपको 2 में से 1 क्वेश्चन लिखना रहता है, हम आपको दोनों करवा देंगे ताकि जो है एग्जाम में आएगा तो आप 100% लिख पाएँ। तो इस तरह करके कंटिन्यू बेसिस पे जो है हम लोग जो है सिलेबस को ख़त्म करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि आप जो है 1 दिन में 2 क्वेश्चन करवाइए। भाई अभी आपको हम अपना पसीना नहीं दिखा पा रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं, पंखा भी नहीं चला पा रहे हैं, इतना पसीना है ना, पूरा पसीना से भीग गए हैं भाई, पूरा पसीना से, क्योंकि गर्मी बहुत है और पंखा चला नहीं सकते हैं, एक रूम में पैक हैं। अब सोच लीजिए कि कितना मुश्किल है। एक क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन लिखने में ना आदमी को जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। यदि आप लिखते होंगे अपने से समझ आ जाएगा यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ता है, कहाँ कहाँ से फैक्ट मिलता है, उन सब फैक्ट को जुगाड़ करना पड़ता है, उसके बाद फिर लिखना पड़ता है, वो भी जो है चयनित शब्द में। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, और थोड़ा 2 क्वेश्चन ना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ क्लास भी लेते हैं ऑफलाइन क्लास, तो ऑफलाइन क्लास में बच्चे लोग पढ़ाना भी रहता है, तो पढ़ाने के लिए भी कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है मेरे लिए। तो थोड़ा धीरे धीरे करके जो है सेशन को बढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोग लिखिए। और ये आपका ना 20वां क्वेश्चन था, ये आप देख लीजिए 20वां क्वेश्चन है। इस तरह 20 क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट आपका। अब अगला जो होगा वो 21वां होगा, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन जो होगा ये रहेगा, आप देख लीजिए यहाँ पे कि वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, दर्शाएं कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कैसे कम कर सकता है। ये क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे, अभी लिख नहीं पाए हैं, इसको जो अगला सेशन में आपको मिल जाएगा ये। तो धीरे धीरे करके जो है कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, उन लोग बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिनको जेन्युइन ज़रूरत है। क्योंकि हमको पता है कि आंसर राइटिंग जेपीएससी का नोट्स मिलना थोड़ा आसान तो नहीं है, मुश्किल तो है, लेकिन यदि यहाँ से किसी को फायदा हो रहा है तो आप वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि इससे आपका भी कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। यदि हम किसी को रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।